भीम, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें बड़ौदा जाने से नहीं रोक पाए। हाँ भीम, पहले तो मैं भी चाहता था कि तुम बड़ौदा जाकर काम करो, लेकिन अब यही लगता है कि शायद तुम्हें और पढ़ना चाहिए था। खैर भीम भाव, अब सब अच्छा होगा। जीवन में आप वो सब पाओगे जो आप चाहते हो। करुणा, हो गया तुम्हारा? ओ बाला, लक्ष्मी, आनंद, तुम सबका हो गया ना? तो भीम, फिलहाल तुम जाओ ये जगह छोड़कर जो तुम नहीं जाना चाहते हो। हाँ जाओ जाओ जाओ। चलिए सर। मैं भी आपके साथ स्टेशन तक चलती हूँ। क्या जरूरत है रोमा? चलने दीजिए ना, नहीं रोऊंगी वहाँ और ना ही उदास होंगी। आप ट्रेन में बैठकर चले जाइएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, चलो। चलो भीमराव। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होय। अरे भाइयों, आज तो खुशी की बात है क्योंकि भीम चौल छोड़कर चला गया। आज हम जश्न मनाएंगे क्योंकि आज हम सब आजाद हो गए। हाँ, अब तब बड़ौदा जा ही रहा, जाइएगा तो पूछिएगा महाराज से एक बार। मेघनाथ जी, आप लोग जाइए यहाँ से। तो साहब ले जाइए। वैसे भी ऐसे अवांछित लोगों की आवश्यकता तो है नहीं, और इसे कुछ आता वाता नहीं है साहब। ये बस जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के ज्ञान देते रहता है, भाषण देते रहता है फालतू में। बहुत जल्द महाराज को भी ये एहसास होगा कि जिसे वो बहुत काम का समझ रहे थे, दरअसल वो कुछ काम का नहीं है। अब तक तो ये बात इसकी पूरी जात के लोगों में फैल गई होगी। ये विकास, क्रांति और जादू की बात करने वाला भीमराव थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में सबको उल्लू बनाकर बड़ौदा भाग रहा है। ये गलत किया आपने। आपको हमारी जात के लोगों को ये बताना नहीं चाहिए था। ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। हमने जो किया ना, एकदम सही किया। अरे सबको पता चलना चाहिए कि ये दुनिया को सपने दिखाने वाला भीमराव, सपने बेचने वाला भीमराव, थोड़े से पैसों के लिए एक समझौते के तहत बड़ौदा जा रहा है, और सबके सब मूक दर्शक बने खड़े हैं। कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और सर, इसमें मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मैंने इन लोगों को यहाँ नहीं बुलाया कि आकर मुझे रोक ले, सच में। साहब, विनती है आपसे, बस एक बार हमारी बात महाराज तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, आप में से कोई एक जाकर महाराज से बात कर लीजिए।
साहब। बाबा आप जाकर बात कीजिए। नहीं बेटा, तुम जाओ, क्योंकि भीम की यहाँ क्यों जरूरत है तुमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। साहब रमा जाएगी बात करते, मैं सिर्फ उसके साथ चला जाऊंगा। मैं महाराज से नहीं मिलूंगा, वही कहीं दूर महल के बाहर खड़ा रहूंगा। साहब मन बढ़ा रहे हैं आप। अब निम्न जात का आदमी महाराज से जाकर ऐसे मिल रहा है जैसे कोई फल तोड़ के खाने जैसा हो। ऐसा ही होना चाहिए शिशुपाल जी। सत्ता और आम जनता के बीच इतनी ही दूरी, ऐसा ही संबंध होना चाहिए कि सत्ता के पेड़ पर लगे फल आम जनता जब चाहे आसानी से तोड़ सके। वही तो, पहले मुझे लगता था कि ये भीम ऐसे ही है। लगता था कि ये निम्न जात का लड़का आखिर क्या कर लेगा। 2-4 लोग इसकी प्रशंसा करते होंगे, लेकिन आज सब उसे नायक नायक पुकारते हुए वहां पर पहुंच गए। अब सच कहूं तो ऐसा लगता है कि ये भीम का असर लोगों के मन तक पहुंच रहा है। और क्या है ना, हम व्यक्ति को डरा सकते हैं, लेकिन मन को नहीं डरा सकते ना। और जब मन हिम्मती हो जाता है ना, तो बहुत मुश्किल है किसी को अपने नीचे दबाए रखना। समझ रहा हूं मैं। देखते हैं, अगर ये भीमराव बड़ौदा चला गया तब तो ठीक, और अगर नहीं गया तो अब तक का सबसे कठिन और क्रूर कार्य करना होगा हमें। कुछ ऐसा करना होगा कि इस भीमराव की इज्जत लोगों के मन से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। सालों लग जाए उसे वापस खड़ा होने में। बहुत हो गया ये दबाना कुचलना, अब उसे जड़ से उखाड़ना होगा, तभी इस समस्या का सही हल मिलेगा। अपने ही नायक को भगा रही है। लोग तरस जाते हैं, परिवार तरस जाता है, यहाँ तक के समाज तरस जाता है कि उनके पास भी कोई एक नायक हो गया। अभी आपकी बड़ी बहू इतना लंबा भाषण देकर गई है, अब आपका भाषण सुनने का मन नहीं है मेरा, इसलिए चुप रहिए, अपना काम कीजिए। सबने समझाने की कोशिश की, लेकिन तू समझी नहीं ना, इसलिए अभी मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जीजाबाई, नायक जिनके पास होते हैं वो दुनिया को अच्छे से समझते हैं, आने वाली हर मुसीबतों से बाकियों से अच्छी तरह सोच समझ कर लड़ते हैं और जीतते भी हैं। इतिहास अपने नायक को याद रखता है। जब भी किसी नायक की जीवनी लिखी, सुनी, सुनाई या समझाई जाती है, तब उनके आसपास के लोगों को भी याद रखा जाता है। किस्मत ने तो तुझे भीमराव की आई बना दिया, लेकिन तूने आई बनकर क्या किया? थोड़ा सोच और समझ। सोच लिया, अच्छे से सोच लिया। अब आपको बताती हूँ, आपके उस भतीजे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। अब एक काम कीजिए, आपके भतीजे से कहिए कि वो जिसमें लिखता है ना, वो डायरी में उसके पहले पन्ने पर लिखे कि जब भी उसकी जीवनी लिखी, सुनाई, सुनी, कही जाएगी, उसमें मेरा जिक्र ना हो। ये उस भीम का मुझ पर किया गया एहसान होगा। अब जाओ। इस बात का जवाब मैं तुझे भीमराव से ही दिलवाऊंगी। राजा साहब से बात हुई? जी हाँ, हुई। क्या कहा राजा साहब ने?
इस लिफाफे में कुछ चिट्ठी लिख कर दी है। हमें भी नहीं पता कि क्या है। अरे जल्दी जल्दी चलो, चल के देखते कि महाराज ने क्या फैसला भेजा है। और बस भीम चला जाए, फिर बैठकर चाय पीजिएगा। अरे कल से तो मस्त नाचेंगे और गाएंगे। ठीक है, लाओ। बताइए ना राजा साहब ने क्या लिखा है। हाँ हाँ साहब, बताइए ना क्या लिखा है इस चिट्ठी में। भीमराव, तुम पढ़ो। भीमराव, जरा जोर से पढ़ना ताकि सबको सुनाई पड़े और हमें भी। अरे हमें भी तो मालूम होना चाहिए कि महाराज ने क्या सजा तय की है तुम्हारे लिए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। भीमराव, न्याय यही कहता है कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर अभी के अभी बड़ौदा आना चाहिए और नहीं आने पर तुम्हें दंड मिलेगा। ये तो होना ही था। एकदम सही निर्णय है। देखा तुम लोगों ने, मेघनाथ जी खुश हैं। हाँ। इसका मतलब महाराज का आदेश भीम के विरोध में है। है? हाँ रुको, हम भी आ गए हैं। इसलिए भीमराव, जब तुम्हारी स्वयं की इच्छा होगी और तुम्हारे लोग तुम्हें आने देंगे तो आ जाना। हमारा उद्धार सब तुम पर ज्यों का त्यों बना रहेगा। बस एक नायक को मुक्त करते हैं। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर।
कहता ना बाबा? हाँ, यही कहता। बाकी तू अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे, इतना आगे बढ़ कि एक दिन पूरे देश का नायक बन जा। अंग्रेजी हुकूमत अपने देश पर क्रूरता से राज कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने विचारों से लोगों के दिलों में घर बनाना, लोगों के दिलों पर राज करना। बस बाकी मैं तुम्हारे साथ हुई जब तक जिंदा हूं। बाबा, खुश रहे। काका, जनार्दन काका, मनोहर काका, नंदू काका और बाकी के विरोधी सब लोग यहाँ आ जाओ। हाँ हाँ, आओ सब आओ। अरे बाबा, आई, लक्ष्मी, करुणा, आनंद, सब लोग बाहर आ जाओ। हुआ, आओ सब आओ। क्या हुआ बेटा? सबको आने दो, आई फिर बताता हूँ। आई, अब ढोलक बहुत अच्छे से बजाती है ना, मैं लेकर आता हूँ। अब बजाना, मैं नाचूंगा। भीम भैया के आने की खुशी में मैं आज नाचूंगा। हाँ, झुनझुना भी लेकर आओ, मैं भी बजाऊंगा। हाँ बाला भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। नंदू काका, चलिए। अरे बंद करो ये नाचना वाचना, बंद करो। देखो पीछे। रुको जीता भाई, कहाँ जा रही हो तुम? कसम है आपको भीम की, अगर रोकोगे तो। चली जा रही हूँ घर छोड़कर सड़क पर। भीम तो नहीं गया बड़ौदा, इसलिए मैं ही जा रही हूँ। जीतने वाले को कुछ तो मिलना चाहिए ना। मैं चली जाऊंगी तो आपको, भीम को और इन नाचने वालों को मिलेगा ना। जीजाबाई के चले जाने का सुख, संतोष और खुशी। आई, कैसी बातें कर रही है आप? लक्ष्मी, करुणा, समझाओ अपनी रमा को। मेरे चले जाने के बाद आराम से रहना। भीम की तुम सुनना और भीम को तुम सुनाना। अब मुझे ना ही किसी का सुनना है
और ना ही किसी को सुनाना है। आई, आप रहने दीजिए। वैसे भी भीम से आपकी पुरानी ठसक है। हाँ आई, आप बेवजह गुस्सा हो रही हो। ऐसे कौन भागता है? मैंने कहा ना मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं जाऊंगी मतलब जाऊंगी। हाँ जीजाबाई जाओ तुम, और यहाँ रह के करोगी भी का। रोज तुमका ऐसे हराएंगे और नाच नाच के तुम्हारे जले में नमक छिड़केंगे। छोकू काका, अपनी बकवास बंद कीजिए। बकवास हम नहीं, बकवास तुम कर रहे हो बाला। जीजा भाई, जहाँ मान सम्मान ना हो ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। अगर तुम्हारी जगह हम होते ना तो कभी ना रुकते। आई, आप अंदर चलिए। हट यहाँ से। शाबाश जीजाबाई, यह इरादा चाहिए। जब तुम नहीं रहोगी ना, तब राम जी का समझ में आएगा कि बीवी के जरूरत का होता है। और जो ये बेटा बेटा रटत रहता है ना, ओकरे मुंह से बाहर निकल आएगा। और हाँ, अगर किसी ने जीजाबाई को रोकने की कोशिश की तो मेरी कसम है चले जाओ यहां से। और आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। रिश्ता? रिश्ता रहकर भी क्या था? कुछ भी तो नहीं। जा रही हूं मैं। जा। करुणा, लक्ष्मी, तुम दोनों काम पर जाओ। मैंने क्या कहा सुना? तुम दोनों काम पर जाओ। और मैं फिर से कह रहा हूं, जीजाबाई के पीछे कोई नहीं जाएगा। अगर गलती से भी गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीजाबाई, अरे जीजाबाई, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। देखो, भाग भी ना पावत हो। भीम को तो वैसे भी महान बनने का बड़ा शौक है। जीजाबाई को लाएगा, घर में रखेगा, तभी तो सुनाएगा ना। जीजाबाई, अब तो एहसान मान। बुआ, आप कुछ मत बोलिए, और आप भी कुछ मत बोलिए। अभी ये असहज हो रही होंगी, मुश्किल परिस्थिति में फंस रही होंगी कि मैं इन्हें घर वापस ले आया। तो कोई व्यक्ति अगर असहज हो रहा हो तो हमें उसे सहज करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि और मुश्किल परिस्थिति में डालना चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। इसलिए आप में से कोई अभी कुछ मत बोलिए। अरे काहे नहीं बोलेंगे? जरूर बोलेंगे, और जो मन करेगा वो बोलेंगे। क्या करोगे तुम? आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि ये हमारे घर का मसला है, और हमारे घर का मसला है, इसलिए आप में से किसी को भी बीच में बोलने का हक नहीं बनता। क्यों? जबरदस्ती लेकर आए हो तो हुक्म चलाओगे? अब मुझसे संबंधित बातों को कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा ये भी तुम तय करोगे? कोई तय नहीं कर रहा। और आप भले इनके शुक्रगुजार मत होइए, लेकिन अभी आप अंदर चलिए। चलिए।
बताओ ना, तुम तो ऑफिस गए थे। ऑफिस से मालिक के घर जा रहा था मैं घड़ी लेने, तो वहां रास्ते में जीजाबाई जी मिल गई। घड़ी लेने जा रहा था? हाँ, मालिक ने कहा कि जाओ और मेरे घर से घड़ी लेकर आ। जानबूझकर किया होगा ताकि तुम्हें नीचा दिखा सके। मैं तो कहता हूं छोड़ दो नौकरी, कुछ नया काम कर ले, जैसे पहले नए नए काम ढूंढता था वैसे। नहीं बाबा, सारी संभावनाओं के खत्म होने से पहले मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। मुझे तो लगता है कि जीजाबाई जी और मेरी जिंदगी एक जैसी ही है। उनके लिए भी आसान है ऐसे घर छोड़कर भाग जाना, लेकिन मुश्किल है उसी घर में रहकर जीवन का संतुलन बनाना, हर तरह की भावनाओं पर काबू पाना। वैसे मेरे लिए भी बहुत आसान है नौकरी छोड़ना, मगर मैं वहां रहकर हर तरह की संभावनाओं को तलाशूंगा। और वहां गया था हौसले के साथ, तो हौसले का एक कतरा रहते हुए मैं नौकरी छोड़ नहीं सकता। चलता हूं। हमने बहुत मेहनतें की कला में काम था, मगर उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। इतने अमीर लोग हैं, पता नहीं हम गरीब लोगों की ऐसे तनख्वाह काटने की क्या जरूरत पड़ती है। तुम्हें नहीं लगता भीमराव कि तुम्हारे इस तमाशे से लोगों का नुकसान भी होता है? भीमभाव, आप यहाँ क्या सोच रहे? कुछ नहीं भाभी। पर ऐसे तो आप खोए हुए नहीं रहते हैं, बताइए ना क्या हुआ। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए ना भीमभाव। मैं बताती हूँ क्या हुआ। कुछ बताने की जरूरत नहीं है रमा। अपनों के बीच क्या छुपाना है? दीदी, इन्होंने सुन लिया ना कि आप दोनों की तनख्वाह काट ली गई है, तो अब इन्हें लगने लगा होगा कि इनकी वजह से आप दोनों का नुकसान हुआ। ऑफिस के मालिक सही कहते हैं, मेरे संघर्षों की वजह से सिर्फ फायदा ही नहीं, कई बार नुकसान भी होता है। आइए आइए दरगाह साहब, बताइए कैसे आना हुआ? आपके अखबार के लिए एक दमदार खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर है? थोड़ी देर बाद पुणे की ट्रेन बंबई आने वाली है और उस ट्रेन से कुछ खूंखार अपराधी लाए जा रहे हैं, जिन्हें पुणे के जेल से भाईखला के जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। और हाँ, कल के अखबार में ये मुख्य सूचना लिखी है कि वो सारे के सारे अपराधी निम्न जाति के हैं। क्या कहा दरोगा? वो बाहर था, मैं तो ठीक से सुन नहीं पाया। वो आखिरी पंक्ति जरा फिर से बोल के बताइए ना। यही कि वो सारे के सारे अपराधी निम्न जाति के हैं। अच्छा, अब समझा मैं। वो सारे के सारे अपराधी निम्न जात के हैं, इस भीमराव की जात के। इनकी जात वालों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और भीमराव, सारे खुखार अपराधी तुम्हारे जात के हैं और ये बात सत्य है, और फिर क्यों तुम अपने जात के लोगों को मासूम, कमजोर, प्रताड़ित और शरीफ बनाने में लगे रहते हो? ये भ्रम है तुम्हारा। अरे तोड़ो इसे। ऐसे कैसे भ्रम टूटेगा इसका भ्रम तोड़ने के लिए ना इसे भेजिए अपराधियों के बीच। ये जाए, अपराधियों के साथ रहे, उनकी शक्लें, वेशभूषा, उन सबको पास से देखे, समझे, तब जाके कल की कहानी तैयार करे। ऐसी कहानी तैयार करे ना
कि सबको ये साफ साफ समझ में आए कि वो सारे के सारे खूंखार अपराधी जो हैं वो सब इसकी निम्न जात के हैं। बस हो गया। तब से निम्न जात के अपराधी कह रहे हैं। अब अपराधी है तो अपराधी है, उसमें जात का क्या संबंध है? भीमराव, यहां आओ। जी। ये कॉपी और कलम लेकर जाओ और सबके बारे में सूचना लेकर आओ। अरे ले लो, काम चाहिए ना तुम्हें, तो काम दे रहे, लो और जाओ।